नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं केपी चौधरी सर से। केपी चौधरी जी एक जाना माना चेहरा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछड़े वर्गों की, दलितों की आवाज देश विदेशों में बुलंद करने का काम सर ने किया है, ये सचमुच वाकई तारीफ है। इसी से संबंधित हम केपी सर से तमाम राजनीतिक मुद्दों पर ये बात पूछने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि उनके क्या विचार है तत्कालीन विषयों को लेकर। सर, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की हम बात करें या इससे पहले नीतीश कुमार की भी बात करें, दोनों ने जो है अलग अलग, हालांकि दोनों की बातें हैं या दोनों का केस अलग है, लेकिन इसमें एक बात समान ये है कि जिस प्रकार से भाजपा का वर्चस्व अब दोनों राज्यों में है और ऐसे में चुनाव क्योंकि पास में है, तो क्या लग रहा है सर आपको कि आगे आने वाले चुनावों से पहले ही परिणाम जो है वो घोषित हो चुका है? नहीं, ये कहना तो मैं कहूँगा कि न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हर चीज़ संभव है। नीतीश कुमार जी पहले इंडिया गठबंधन के वो एक कारक बने, उन्होंने सब लोगों को जोड़ा, सबके पास गए, बड़ी मेहनत की, लेकिन परिस्थितियों ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो वापस अब बीजेपी में वापस आ गए हैं और इंडिया गठबंधन से उन्होंने बाय बाय कर लिया है। लेकिन हेमंत सोरेन जी के बारे में जो अभी आपने कहा, हेमंत सोरेन जी को बहुत समन आए लेकिन वो नहीं गए, और उसके बाद कल उन्होंने हिरासत में ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया और अपने पार्टी का एक पत्र भी दिया और उन्होंने शपथ समारोह के लिए भी वहाँ पर निवेदन किया। उसके बाद में फिर वो ईडी की हिरासत में चले गए, मतलब गिरफ्तार कर लिए गए। तो इसमें क्या है कि जो हमारे नीतीश बाबू हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ आना उचित समझा। जो भी परिस्थिति उनके सम्मुख पैदा हुई ये तो वही जानते हैं, लेकिन जो परिस्थिति हेमंत सोरेन जी के सामने पैदा हुई उस पर उन्होंने जेल जाना पसंद किया। तो दोनों नेताओं को हम एक साथ नहीं देख सकते, दोनों का जो निर्णय है बिल्कुल अलग अलग है। एक ने जेल जाना पसंद नहीं किया, उसने बीजेपी के साथ जाना पसंद किया। एक ने मतलब यह है कि शायद उनके सामने कोई अगर प्रस्ताव आया होगा, मुझे भी जानकारी नहीं है इस बात की, बट सवाल यह है दोनों नेताओं का इसमें जो दृष्टिकोण रहा, निर्णय रहा, वो बिल्कुल अलग अलग है। जहाँ तक भारत की राजनीति की बात करते हैं, भारत की राजनीति में अगर हम पुराने ज़माने को देखते हैं, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उस समय बहुत सारी सरकार, राज्य सरकारें इसी तरह गिरती थी, बनती थी। तो राजनीति का ये मैं कहूँगा कि ये राजनीति में कोई नई बात नहीं है कि जो केंद्र में सरकार है वो चाहेगी कि मैक्सिमम सरकार राज्य की उन्हीं के अनुसार बने, और वहाँ पर उन्हीं की अगर मान लिया फॉलोइंग की सरकार रहती है तो हर पार्टी यही चाहती है, हर प्रधानमंत्री यही चाहता है। जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है, वर्तमान सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर एक परिवर्तन किया। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जब कल्पनाथ जी की सरकार थी वहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ जो पूरे देश ने देखा है। इसके अलावा मुफ्ती जो मैडम थी, सईद मैडम जो थी जम्मू कश्मीर, वहाँ पे भी परिवर्तन हुआ, वहाँ पे भी कई चीज़ें चेंज देखने के लिए मिला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी अभी हाल में एक परिवर्तन हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये तो राजनीति का एक हिस्सा है, राजनीति की आवश्यकताएं हैं, और हर राजनीतिक दल जो भी जहाँ है वो अपनी तरफ से अपने आप को सत्ता में बनाए रखने की हर संभव कोशिश करता है, और संभव का नाम ही राजनीति है। तो इसलिए इसमें कहीं पर भी बुरा मानने की या अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मैं कहूँगा कि ये एक रूटीन की बातें मैं तो इन्हें मानता हूँ। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब करीब 6 साल प्रधानमंत्री रहे, अब हमारे मोदी साहब पिछले करीब 10 साल से प्रधानमंत्री, 10 साल अब उनके होने जा रहे हैं। तो ये चक्र है, और ये खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है कि उसमें हर आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सरकार बनाना, सरकार गिराना, ये सब प्रावधान जो है सब चीज़ों का संविधान में निहित है। तो इसमें राज्य सरकारें, वहाँ के लोग अपनी जो उनका चॉइस है उस सरकार को वो बनाते हैं, उस दल को अपना मत समर्थन देते हैं। लेकिन जो केंद्र में सरकार होती है उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि भाई राज्य सरकारें उनको फॉलो करें, और अगर उनकी अपनी राज्य सरकारें होंगी तो ज़्यादा विकास का काम हो सकता है। तो ये इसको हमको एक अफर्मेटिव अप्रोच में लेकर चलने की आवश्यकता है, और इसमें ये कहें कि साहब ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, सही है। राजनीति का तो दूसरा स्वरूप ये है कि संभव का नाम राजनीति है, और राजनीति में हर चीज़ संभव है। जी, तो सर जैसा कि आपने कहा कि एक ने जो है जेल जाना पसंद किया और दूसरे ने जो है भाजपा में शामिल हो गए, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा की भी यही स्ट्रैटेजी है कि या तो मेरे साथ आ जाओ या तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो जेल जाओ?
देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी तो इसे नहीं कहेंगे, इसे तो ये कहेंगे कि जो भी स्थितियां हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उनके डिप्टी सीएम भी जेल में हैं, उनके एक मंत्री भी जेल में हैं, उनके बारे में भी शराबबंदी का जो मसला है वो भी मामला चल रहा है, और हेमंत सोरेन जी के खिलाफ भी ये मसला ज़मीन का जो भी है। इसके अलावा और भी शरद पवार जी हैं, उनका जो पोता उसके खिलाफ भी मामला है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री, उनका भी भतीजा है, उसके खिलाफ भी कुछ मसला है। इसके अलावा लालू यादव, उनके परिवार के खिलाफ भी मसला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें अब ये है कि अगर कहीं पर सरकारी सिस्टम में या संवैधानिक सिस्टम में कहीं कुछ त्रुटि हुई हैं और वो अगर किसी के संज्ञान में आई हैं, तो उसमें जो एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अब इसमें यह है कि अगर वो बेदाग हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा था एक डिसीजन आया था, जो एक उत्तर प्रदेश के एक मुसलमान नेता है आजम खान साहब, उनके बारे में उनको सारे आरोपों से अदालत ने बरी कर दिया। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि जब आरोपों से बरी होता है और आदमी 7 साल 8 साल अगर मान लीजिए झेलता है अदालत में, तो उसका दर्द तो वही जानता है। लेकिन जब आरोपों से बरी होता है तो सच सामने आ ही जाता है। तो जहाँ तक ये जितने आरोप और प्रत्यारोप हैं, इनका फैसला तो आने वाले दिनों में अदालतों में ही होगा। लेकिन यहाँ तक अभी आपने कहा है, ये सब चीज़ें जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही की जा रही हैं। जैसे संजय सिंह साहब हैं, वो भी जेल में हैं। उसके अलावा अपने एक जैन साहब हैं, उनके मंत्री, वो भी जेल में हैं। अभी पिछले दिनों एक मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनका भी परिस्थितिवश इस्तीफा हुआ। तो ये राजनीतिक चीज़ें हैं और राजनीति राजनीतिक हिसाब से चलती रही है और चलती रहेगी। इसलिए हमें उसी दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए। वैसे अब तो देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल अगर हिरासत में जाते हैं, या तमाम वो विपक्षी दल या विपक्षी दलों के नेताओं को अगर हिरासत में लिया जाता है, तो कितने साल लगेंगे, या चुनावी स्टंट है या क्या कुछ है, वो तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर कि अभी ये भी खबर आई थी कि चंडीगढ़ में जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, उसमें धांधलीबाजी की खबर आई थी, और साथ ही साथ ये भी आई थी कि अपॉइंट किया जा रहा है बीजेपी अफिलिएटेड लोगों को इलेक्शन में जो परिणाम घोषित करते हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि वहां पे भी कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए लोग जो है बैलेट पेपर पर चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक राज्यसभा के चुनाव का यहाँ पे हमारे जो सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन हैं इसकी, अब पहले तो यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनके जो राजनीतिक सचिव थे अब उनकी मौत हो गई। उनका राज्यसभा का चुनाव था, जो अहमदाबाद मतलब गुजरात से आते थे। तो उसमें बड़ा मतलब चुनाव आयोग का इसमें इंटरवेंशन हुआ, बड़ा फर्जीता उसमें हुआ, काफ़ी उठापटक उसमें हुई। तो क्योंकि वो दुनिया में नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा उस विषय पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये राजनीति है, इस राजनीति में ये सारी चीज़ें सामान्यतया होती रही हैं और होती रहेंगी। जहाँ तक चंडीगढ़ के मेयर का इशू है, उसमें आरोप है प्रत्यारोप है दोनों का, कि भाई उसने खुद, जो अधिकारी था चुनाव अधिकारी, उसने खुद उसमें निशान लगा दिए, कुछ बैलेट पेपर्स को अवैध घोषित कर दिया। तो वो जो विषय है ना, वो जांच का विषय है। अगर मान लिया ऐसा है तो जांच में वो भी आएगा। लेकिन अगर चुनाव अधिकारी का निर्णय सही है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अगर चुनाव अधिकारी ने गलती की है तो चुनाव अधिकारी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम प्रजातांत्रिक देश हैं, और ये चीज़ हमेशा कायम रहनी चाहिए। और ये राष्ट्र हित में हमारे सबके लिए बहुत नितांत आवश्यक है। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी विफल हुई है, जैसे पाकिस्तान की हम बात करते हैं और मुल्कों की बात करते हैं, वहाँ पर विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। विकास के लिए जो आज का ढांचा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर बनाकर देकर गए हैं भारत के चहुमुखी विकास के लिए, ये जो ढांचा है बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है, उसके तहत अगर देश जब तक चलेगा, तब तक ये देश आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा, इसके देश के सारे नागरिक खुशहाल होंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम में किसी प्रकार के बदलाव की कोशिश की जाती है, तो निश्चित रूप से ये देश के हक में नहीं होगा। जी, तो अभी आप भारत पाकिस्तान की बात कर रहे थे, इसी से संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी सर कि क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचे हैं दोनों मुल्कों के, लेकिन फर्क ये है कि वो इस्लामिक स्टेट है, हम सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के रहते हुए प्रस्तावना में मेंशन होने के बावजूद जो है अभी मद्रास हाईकोर्ट ने ये फैसला पारित किया, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनको ये बात कही गई कि सभी मंदिरों के ध्वज पॉइंट जो होता है, फ्लैग पोस्ट होता है, उसके सामने बोर्ड लगा दिया जाए कि नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है। तो क्या आपको लगता है इस प्रकार की राजनीति जिसमें धर्म को जोड़ा जाए वो उचित है अभी वर्तमान स्थिति में? देखिए, धर्म और राजनीति जब मिली हैं तो बर्बाद हुआ है, वो मुल्क बर्बाद हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है, क्योंकि इतिहास से बहुत कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं।
और पेरियार साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब राजनेता धर्म की बात करने लगे तो उस राष्ट्र का विनाश निश्चित है। मेरा ऐसा मानना है कि धर्म का काम धर्म के लोगों को करना चाहिए, राजनीति का काम राजनीति के लोगों को करना चाहिए। दोनों का जब मिक्सअप होगा तो व्यवस्थाएं खराब होंगी। और निश्चित रूप से अगर मैं पेरियार साहब की इस कोटेशन को कोट करता हूँ कि जब राजा धर्म की बात करने लगे तो राष्ट्र का विनाश निश्चित है, मैं उससे अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करता हूँ। और मैं यही अपील करूँगा कि राजनीति वाले लोग राजनीति करें, धर्म वाले लोग धर्म का काम करें, है ना। और ऐसा दोनों मिल करके राष्ट्र के विकास के लिए काम करें। देश के लिए सबसे बड़ी खूबसूरत बात तो ये होगी। लेकिन जब राजनीति वाले लोग भी अगर धर्म का काम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से ये एक कष्टदायी स्थिति राष्ट्र के लिए होगी और हमें इस चीज़ से बचने की हरसंभव कोशिश करनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर। और वर्तमान समय में तो ये भी देखा गया है कि जो जज फैसला सुनाते हैं उनके कास्ट, उनके रिलीजन को भी जो है देखा जाता है कि क्यों आखिरकार ये फैसला लिया गया, किस नियत से लिया गया। बहरहाल आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा सर कि विपक्षियों की क्या स्थिति लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस या कांग्रेस इतना मजबूत है कि भाजपा को आगामी चुनाव के लिए टक्कर दे पाएगा? देखिए, चुनावी दंगल है, अपनी अपनी क्षमता दिखाने का सबको अवसर है। पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों के पास मौका है। मेरा तो ये मानना है कि दोनों अपनी अपनी तरह से हर संभव कोशिश करेंगे। दोनों का लक्ष्य होगा सत्ता की प्राप्ति 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जो अपनी रणनीति सुनिश्चित करके तरीके से चलेगा, जिसकी रणनीति जो है मतलब ये कहेंगे कि सफल होगी, जिसको लोगों का समर्थन प्राप्त होगा, जो अपने भारत के लोगों को समझाने में, अपनी बात रखने में, समझाने में कामयाब होगा, निश्चित रूप से लोग उसको समर्थन देंगे और वही 2024 में सरकार बनाएगा। अब देखना ये है कि ये समर्थन सत्तारूढ़ पक्ष को मिलता है या विपक्ष को मिलता है। ये आने वाले दिनों में इसका फैसला भारत के नागरिक करेंगे। तो ये थे केपी चौधरी जी और इन्होंने अपनी बात रखी राजनीति से संबंधित कि किस प्रकार से तमाम पार्टियां जिस प्रकार से राजनीति कर रही हैं। और सचमुच ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल होती है या मोदी जी के तमाम वो विकास की बातें या मंदिर से संबंधित वो मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आइए देखते हैं कि चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में होंगे और कौन सी पार्टी अपना सरकार बनाती है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आर्टिकल 14 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।